हेलो गाइस। आज के लेक्चर में हम पार्किंसन के बारे में पढ़ेंगे, पार्किंसन डिजीज़। इसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा ब्रेन में जो पाथवेज हैं उनका थोड़ा सा पता होना चाहिए। पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये सपोज़ अपना ब्रेन मैंने बना दिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने बना दिया अपनी थैलेमस। ठीक है, उसके बाद मैंने बना दिया ये ग्लोबस पैलिडस इंटरनस, ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस, एंड दी है थैलेमस है। ओके, देन उसके बाद मैंने बना दिया स्ट्राइटम। ये क्या है? अपना स्ट्राइटम है। उसके बाद नीचे की तरफ ये मैंने बना दिया पहले सब थैलेमस, देन मैंने बना दिया यहाँ पे सब्सटेंशिया नाइग्रा। ओके, तो कोई भी अगर हमें मूवमेंट करनी होती है, सपोज़ मेरे को अपनी लेग को फ्लेक्स करना है, मूव करना है, बाइसेप मतलब एल्बो पे फ्लेक्शन करना है, तो कोई भी मेरे को मूवमेंट करनी है तो वहाँ का जो सिग्नल है सबसे पहले अपना कहाँ से स्टार्ट होगा? कोर्टेक्स से स्टार्ट होगा। ओके, कोर्टेक्स से स्टार्ट होके वो न्यूरॉन जाएगा अपना स्ट्राइटम में। ओके, वहाँ से फिर नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट होएगा, वो जाएगा ग्लोबस पैलिडस इंटरनस में। वहाँ से फिर अपना नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट होएगा एंड दैट विल गो टू थैलेमस। ठीक है, एंड देन थैलेमस में मूवमेंट को देखा जाए कि मूवमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, राइट? तो थैलेमस से फिर वो हो जाएगा अपना दोबारा से कोर्टेक्स में एंड दैट विल अलाउ द मूवमेंट। उसके बाद इस पाथवे को हम बोलते हैं डायरेक्ट पाथवे। ठीक है, इसके अलावा एक और पाथवे होता है दैट इज़ इनडायरेक्ट पाथवे। उसमें क्या होता है? वो भी कोर्टेक्स से स्टार्ट होता है और वो भी स्ट्राइटम तक जाता है। वहाँ से फिर नेक्स्ट स्टार्ट होता है अपना न्यूरॉन एंड दैट विल गो टू सब थैलेमस। उसके बाद वो जाता है, नेक्स्ट न्यूरॉन जाएगा अपना ग्लोबस पैलिडस इंटरनस में। ठीक है, ये है अपना इनडायरेक्ट पाथवे पूरा। अब इसमें एक सब्सटेंशिया जो नाइग्रा है उसका क्या रोल आता है? हमें देखना है कि जो ये सब्सटेंशिया नाइग्रा है ना, यहाँ से डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। दैट मीन्स वो क्या रिलीज़ करते हैं? डोपामिन रिलीज़ करते हैं। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा का एक्शन यहाँ पे इनडायरेक्ट पाथवे पे भी होगा एंड डायरेक्ट पाथवे पे भी होगा। तो यहाँ पे ये क्या रिलीज़ करेगा? डोपामिन रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो डोपामिन के ना D1 एंड D2 दो रिसेप्टर होते हैं। यहाँ पे होगा अपना D1, यहाँ पे D2। D1 वाला स्टिमुलेट करता है, ये वाला इनहिबिट होता है। ठीक है, तो जब सब्सटेंशिया नाइग्रा इसको स्टिमुलेट करेगा तो मूवमेंट को करवाता है। जो इनडायरेक्ट पाथवे है ना, वो मूवमेंट को डिक्रीज़ करवाता है, मतलब नहीं होने देता। ठीक है, तो नॉर्मली जो अगर हमें लेग को मूव करना है तो डायरेक्ट पाथवे चलेगा, इनडायरेक्ट भी चलेगा। डायरेक्ट मूवमेंट को फेवर करेगा, इनडायरेक्ट मूवमेंट को इनहिबिट करेगा। पर जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है वहाँ से डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स आएंगे, वो क्या करेंगे? D1 यहाँ से जो डायरेक्ट पाथवे उसको स्टिमुलेट कर देंगे तो मूवमेंट को बढ़वा देंगे। ठीक है, एंड जो इनडायरेक्ट पाथवे है उसको वो इनहिबिट कर देंगे, तो जो मूवमेंट डिक्रीज़ हो रही थी फिर वो डिक्रीज़ नहीं होगी। तो मतलब फाइनली अपनी जो मूवमेंट हम करना चाह रहे हैं वो हो जाएगी। ओके, तो अब पार्किंसन में क्या होता है कि जो ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है ना, सब्सटेंशिया नाइग्रा वाले, इनका क्या हो जाता है? डिजनरेशन हो जाता है। तो फिर हमारी जो मूवमेंट होनी थी वो मूवमेंट नहीं हो पाती। तो जब आगे हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे तो उसमें एक आता है एकाइनेसिया या फिर ब्रेडिकाइनेसिया। तो वो इसी की वजह से होता है, एकाइनेसिया फिर ब्रेडिकाइनेसिया। ठीक है, तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है पार्किंसन के बारे में, फिजियो से, अनैट से, जहाँ से भी था मैंने बता दिया। अब हमें मेन तो डिस्कस करना है इसका पैथो वाला पार्ट डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं पार्किंसन डिजीज़ के पहले हमें पता होना चाहिए पार्किंसोनिज्म क्या होता है। पार्किंसोनिज्म, ठीक है, तो पार्किंसोनिज्म एक कलेक्शन ऑफ सिंड्रोम होता है। पहले तो कलेक्शन ऑफ सिंड्रोम ड्यू टू डैमेज ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स विद इन द बेसल गैंग्लिया। ठीक है, ये वही होता है, इसमें भी डैमेज हो जाता है किसका? जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनका विद इन द बेसल गैंग्लिया। बट ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिंड्रोम होते हैं। अब जो पार्किंसनिज्म के कोजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो उसके जो कोजेज़ होते हैं उसमें से सबसे पहली बात है, मोस्ट कॉमन जो कोज होएगा दैट विल बी पार्किंसन डिजीज़, जो हमारा मेन टॉपिक था। ठीक है, इसका मोस्ट कॉमन कोजेज़ पार्किंसोनिज्म का पार्किंसन डिजीज़ होता है। इसके अलावा सेकंड कोज क्या होता है? पार्किंसन सिंड्रोम। ये तीन टर्म है, पार्किंसोनिज्म, पार्किंसन डिजीज़ एंड पार्किंसन सिंड्रोम। जो पार्किंसन सिंड्रोम है, दीज आर सेकेंडरी टू द डैमेज ऑफ बेसल गैंग्लिया। ये बेसिकली कोज किससे होते हैं? जैसे कोज बाय 4-5 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है पोस्ट एनसेफेलिटिक पैंडेमिक। ये पैंडेमिक एक आई थी इन 1915 टू 1918 आई थी। इसमें इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हुआ था, उसकी वजह से
पार्किंसन सिंड्रोम हो रहा था, राइट। तो इन्फेक्शन की वजह से। सेकंड थिंग आ गई अपने ड्रग्स वगैरह, जैसे कि अपने हो गए डोपामिन एंटागोनिस्ट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अपने ड्रग्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए। इसमें से आपको एक याद रखना है, वो है MPTP, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ आ गया अपना कोई ट्रोमा, रिपीटेड ट्रोमा, जैसे कि बॉक्सर्स वगैरह के अंदर हो जाता है, ठीक है। एक कोज भी होता है, जैसे कि बॉक्सर्स के अंदर ये हो सकता है। नेक्स्ट आएगा क्रोनिक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। तो क्रोनिक CO पॉइजनिंग भी हो सकती है। एंड एक लास्ट इसका कोज आता है विल्सन डिजीज़, ठीक है। तो ये सब कोजेज़ होते हैं अपने पार्किंसन सिंड्रोम के। एक होता है पार्किंसन डिजीज़, इन दोनों की वजह से अपना पार्किंसोनिज्म हो जाता है, जिसके फर्दर सिम्टम्स होते हैं लाइक ट्रेमर्स, जो हम पढ़ेंगे ट्रेमर, रिजिडिटी वगैरह। ओके, तो यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं, मैंने अभी आपको बताया पेस्टिसाइड्स लाइक MPTP, जो पेस्टिसाइड्स हैं वो पार्किंसन का रिस्क बढ़ा देते हैं, बट जो कैफ़ीन हो गया, ठीक है, और टोबैको हो गया, उससे इसका रिस्क कम हो जाता है पार्किंसन का। ओके, तो इसके बाद हम इसकी पढ़ेंगे एटियोपैथोजेनेसिस पढ़ेंगे पार्किंसन में। एक और बात, जो पार्किंसन डिजीज़ है ना, इट इज़ अ कॉमन डिसऑर्डर, मतलब एज से रिलेटेड है ये पार्किंसन। बेसिकली ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, मतलब जो भी अपने ओल्डर पीपल होते हैं, ओल्डर अडल्ट होते हैं, उनमें से 2% के अंदर पार्किंसन होता है, ठीक है। तो एज रिलेटेड है ज़्यादा। उसके बाद इसके पहले हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स, पहले देख लेते हैं। इजी है, इसकी ट्रिक होती है TRAP। सो T फॉर ट्रेमर। अब पूछते हैं कौन सा ट्रेमर, तो यहाँ पे जो ट्रेमर है वो होती है पिल रोलिंग, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे उंगली से ऐसे होते, उंगलियों से करते रहते हैं उसे राउंड राउंड सा, तो पिल रोलिंग ट्रेमर होते हैं। ये जो ट्रेमर है इनके, ये जब ये रेस्ट पे है, कोई काम नहीं कर रहे, तो ये देखने को मिलते हैं। तो रेस्ट पे ये ट्रेमर प्रेजेंट होते हैं, बट जो वर्क करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो वो चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं ट्रेमर्स। R4 आएगा अपना रिजिडिटी, ठीक है। तो इसमें आती है अपनी कौन सी रिजिडिटी, कोगविल रिजिडिटी, ये देखने को मिलती है, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब वगैरह में। A4 बताया मैंने, एकाइनेसिया या फिर ब्रेडिकाइनेसिया, ठीक है। उसके बाद मतलब मूवमेंट स्लो हो जाती है, स्लोइंग ऑफ वॉल्टरी मूवमेंट। एक्सप्रेशन जो फेस की है, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, तो मास्क लाइक फेस हो जाता है, बोलते हैं। उसके बाद आएगा अपना पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, मतलब जो उनका वैसे झुक के चलने लग जाता है बंदा, ठीक है, गेट डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस यहाँ पे जो गेट है उसको कौन सा गेट होता है, शफलिंग गेट। शफलिंग गेट भी पूछते होते हैं, हर्ड मतलब काफ़ी डिजीज से पूछते होते हैं गेट, तो आपको पता होना चाहिए। ये हो गया। अब इसके आता है अपना इडियोपैथोजेनेसिस, ठीक है, कि स्पोरेडिक है कि हेरिडिटरी फॉर्म है इसकी। इडियोपैथोजेनेसिस में हम करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको ना इस चीज़ के ऊपर पूरा नोट लिखने को आ सकते हैं, तो आपको उसमें सब कुछ लिखना होता है। तो मोस्ट कॉमनली तो क्या होता है, स्पोरेडिक होता है, एकदम से हो जाता है। हेरिडिटरी भी हो सकता है। अब हेरिडिटरी में क्या होगा, कोई म्यूटेशन ही होंगी ना किसी जीन की, तो ये अपना ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है एंड ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है। अब डोमिनेंट में क्या क्या आएगा, कौन से जीन की म्यूटेशंस होंगी, तो यहाँ पे ड्यू टू जीन म्यूटेशन ऑफ 3 होते हैं, तीन याद करते हैं हम यहाँ पे, कौन से। एक होता है अल्फा साइन्यूक्लिन, ठीक है। दूसरा होता है अपना LRRK2 जीन की म्यूटेशन एंड थर्ड होता है GBA की म्यूटेशन। LRRK2 क्या है, इट इज़ ल्यूसिन रिच रिपीट काइनेज, ठीक है, ल्यूसिन रिच रिपीट काइनेज इसकी म्यूटेशन, या फिर ग्लूको सेरिब्रोसाइडेज इसकी म्यूटेशन की वजह से। तो सो इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद गौशर डिजीज़, ये पता होना चाहिए। ये तो हो गया अपना ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में। ऑटोसोमल जो रिसेसिव है वो उसमें क्या होता है, दैट इज़ ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, ठीक है। इसमें अपना माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है, दैट कैन बी ड्यू टू म्यूटेशंस इन, जैसे म्यूटेशन कहाँ हो सकती है,
DJ1, पार्किन, ये आप याद करना ऐसे ही, और TRIMP1। यहाँ पे म्यूटेशन होने की वजह से हमारा पार्किंसन डिजीज़ हो जाता है। अब इन जितने भी म्यूटेशंस मैंने आपको बताई, कौन से म्यूटेशंस, मतलब म्यूटेशंस ऑफ द जीन, जो मैंने बताया म्यूटेशन ऑफ जीन, ठीक है, या फिर अपना जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव में, ठीक है, या फिर अपना प्रोटियोसोमल डिफेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो इन सब की वजह से क्या होता है, प्रोटीन की मिसफोल्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो इन सब की वजह से प्रोटीन की मिसफोल्डिंग हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले तो क्या होगा कि अल्फा जो साइनोक्लिन प्रोटीन है ना, वो बढ़ जाता है, प्रोटीन बढ़ जाता है, फिर उस प्रोटीन की हमारी क्या हो जाती है, फाइनली मिसफोल्डिंग हो जाती है। इस मिसफोल्डिंग से हमारा मिसफोल्डेड जो प्रोटीन है ये डैमेज कर देता है किसको, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन को इन द सब्सटेंशियल नाइग्रा ऑफ द बेसल गैंग्लिया। तो ये डैमेज डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। ठीक है, तो इसकी पूरी पैथोजेनेसिस थी, कैसे हो रहा है, इट कैन बी स्पोरेडिक, हेरिडिटरी, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। यहाँ पे कौन सी म्यूटेशंस है मैंने लिख दी। इन म्यूटेशंस की वजह से अपना ये साइनिक्लिन प्रोटीन बढ़ जाता है, देन मिसफोल्डिंग होती है, देन न्यूरॉन का डैमेज हो जाता है। क्लिनिकल फीचर मैंने आपको बताई दी है ना कि ट्रैप से हम याद करेंगे इसको। तो एक बात आप यहाँ पे देख लेना, जो पी से मैंने आपको पोस्चरल इंस्टेबिलिटी या रिजिडिटी बताया है विथ शफलिंग गेट, तो इसको हम पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फेस्टिनेटिंग गेट। कई बार ये भी दिया होता है एग्ज़ाम में, फेस्टिनेटिंग गेट। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था आपको यहाँ पे मास्क लाइक फेस हो जाता है, तो एक्सप्रेशन होते नहीं फेस पे कोई भी। और एक और मेन पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी पूछा जाता है, एक तो मैंने बता दिया मास्क लाइक फेस। ठीक है, सेकंड थिंग क्या इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या होता है कि जो नॉर्मली ना डोपामिन अपनी सबीशियस ग्लैंड को इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है, नॉर्मली डोपामिन सबीशियस ग्लैंड को इनहिबिट कर रहा है। अब पार्किंसन डिजीज़ में क्या हो रहा है कि जो डोपामिन तो है नहीं, तो एक ग्लैंड क्या हो रही है, स्टिमुलेट हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मतलब सीबम ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है। तो इन पार्किंसन डिजीज़ वाले पेशेंट में सीबम ज़्यादा होने की वजह से मतलब उनके फेस के ऊपर ना जो फेस है वैक्स लाइक फेस दिखता है। ठीक है, और मतलब उसकी वजह से कोई एक्सप्रेशन नहीं पता लगता है, एंड मास्क लाइक फेस हो जाता है। एक ये पॉइंट था। ओके, सो इसके बाद हमारा आएगा इसके कैसे क्या क्या ग्रोसली एंड माइक्रोस्कोपिकली हमें क्या कुछ दिखेगा। सो ग्रोस फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने ऊपर एक डायग्राम भी दिखाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये सब्सटेंशियल नाइग्रा वाला पार्ट है। अगर ये ब्लैक कलर का है, इसमें ब्लैक दिख रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन प्रेजेंट है, उनकी वजह से ये ब्लैक दिख रहा है, तो इट इज़ नॉर्मल। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ ऐसा कलर नहीं दिख रहा, मतलब सारा पैलर हो गया ना, तो फिर इट इज़ एबनॉर्मल, यानी कि पार्किंसन डिजीज़ वाला केस है ये। ओके, सो सब्सटेंशियल नाइग्रा अगर ब्लैक कलर का है ड्यू टू डोपामिन, दैट इज़ नॉर्मल। अगर पैलर ऑफ सब्सटेंशियल नाइग्रा आपको दिख रहा है इस केस में, तो मतलब हो जाएगा पार्किंसन डिजीज़ है ये। ओके, तो माइक्रोस्कोपी के लिए हमें क्या दिखेगा, ये हो गया अपना ग्रोस वाला पार्ट, एंड इट इज़ माइक्रोस्कोपी के लिए हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे हमें लुई बॉडी दिखती है। लुई बॉडी क्या होती है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज़ ये मेरा कोई भी न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ये न्यूक्लियस मैंने बना दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक इओसिनोफिलिक इंक्लूजन होता है विद हेलो। एल्जाइमर में मैंने बताया था वहाँ पे भी होता है इओसिनोफिलिक इंक्लूजन, बट उसके अराउंड कोई खाली स्पेस नहीं होता, कोई हेलो नहीं होता। सो हेयर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इओसिनोफिलिक वो तो है, इओसिनोफिलिक स्पेलिंग हम देखना, इओसिनोफिलिक इंक्लूजन है, बट मेन थिंग क्या है, यहाँ पे हेलो प्रेजेंट है। यहाँ पे आप इसको देखोगे, ये न्यूरॉन हो गया अपना पूरा, तो यहाँ पे इओसिनोफिलिक अपना इंक्लूजन हो गया, एंड इसके बाहर की तरफ ये वाला खाली स्पेस दिख रहा है ना, ये पूरा, ठीक है, तो ये क्या है, हेलो प्रेजेंट है। तो ये जो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ये एल है, ल्यूई बॉडी बोलते हैं, LEWY ल्यूई बॉडी। अब पूछते हैं कि ल्यूई बॉडी का कंपोजिशन क्या है, क्या किससे कंपोज्ड है ये, तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अल्फा साइनिक्लिन, क्योंकि ये वाला प्रोटीन ही तो बढ़ रहा था ना, अल्फा साइनिक्लिन। ओके, इसके अलावा सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्किंसन। मैंने इसमें इसका बेसिक कंसेप्ट कवर किया है, फिजियोनेट से लेकर देन इसका पूरा पाथवे वगैरह, पैथोजेनेसिस इसकी, देन क्लिनिकल फीचर्स, एंड देन ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपी। थैंक यू।